हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारियत वंस अगेन। तो इस वीडियो में आप सभी के साथ एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं। तो आप सभी को जैसे कि पता है, जो एमएनएस बीएससी नर्सिंग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 2024 के लिए वो रिलीज हो चुका है। तो उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड करी थी। एंड उसमें मैंने आपसे एक सजेशन पूछा था कि अगर आप इसके बारे में गाइडेंस चाहते हो, ठीक है, तो अगर आप मेरे को बताओगे कुछ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होंगे एंड मेरे को लगेगा कि हाँ, कि इनफ अमाउंट ऑफ कैंडिडेट्स हैं जिनको मैं गाइड कर सकता हूँ, तो उसके लिए मैंने प्लान बना लिया है। तो उसको आप जो है कैसे ज्वाइन कर सकते हो, अगर आपको मेरा गाइडेंस बैच जो है वो ज्वाइन करना है, तो उसके बारे में हम लोग सारी डिटेल्स इस वीडियो में समझेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग बात करेंगे कि क्या एमएनएस बीएससी नर्सिंग के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं अभी या नहीं हो चुके हैं। बिकॉज यूट्यूब पर मैंने एक वीडियो देखी जिसमें उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ठीक है। तो उन्होंने पूरा प्रोसेस तो बताया, लेकिन एंड में जाके उन्होंने बोला कि वहां पर एक ऑप्शन आएगा जहां पर आपको दिखेगा कि मतलब एमएनएस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, वहां से आप अप्लाई कर देना है। एंड उसके बाद उन्होंने वो चीज को नहीं दिखाया, बट उन्होंने बोला है कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डाउट है जो क्रिएट हो सकता है आप लोगों के मन में। तो मैं आपको बता दूं कि भाई अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुए होंगे, बट फिर भी अगर आपको चेक करना है तो आप एक बार लॉग इन करके जरूर चेक कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज जो यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इसमें कहीं पर भी जो है वो डेट नहीं दी गई है कि रजिस्ट्रेशन आपका इस डेट से स्टार्ट होगा या फिर आप जो है अभी अप्लाई कर सकते हो और रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट ये रहने वाली है, ठीक है। तो आप देखोगे ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, इसमें किसी भी पेज पर वो वाली इंफॉर्मेशन नहीं है जो कि जिसमें आपको शेड्यूल के बारे में बताया हो, ठीक है। तो अगर देखो उन्होंने वीडियो डाली है तो प्रोसेस तो वही रहेगा, बट ये है कि मेरे हिसाब से अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि इन्होंने कहीं पर भी रजिस्ट्रेशन की डेट को इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं करा। और इसके अलावा एमएनएस बीएससी नर्सिंग के लिए कोई भी और ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया जिसमें शेड्यूल के बारे में बताया हो, ठीक है। और अभी जो लास्ट 2-3 साल से जब ये नीट के थ्रू होने लग गया है, ठीक है, नीट स्कोर के बेसिस पे इसमें जब शॉर्टलिस्टिंग होती है तो हमेशा ऐसा ही होता है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो नीट का रिजल्ट आने के बाद स्टार्ट होता है। अब ऐसा इसलिए होता है बिकॉज आपको जो इन्फॉर्मेशन वहां पर डालनी होती है रजिस्ट्रेशन करते टाइम, वो आपको नीट स्कोर वगैरह ये सब चीजें आपको डालनी होती है कि नीट में आपकी रैंक कितनी आई है, ऑल इंडिया रैंक कितनी है, कैटेगरी रैंक कितनी है, ठीक है, आपका स्कोर कितना है, एप्लीकेशन नंबर क्या है, ठीक है, रोल नंबर क्या है, ये सारी चीज आपको डालनी होती है। तो स्कोर वगैरह जो आपको डालना होता है, तो स्कोर तो अभी आपके पास है ही नहीं, तो आप खुद ही सोचो आप अप्लाई कैसे करोगे। और अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई ऐसा है कि रजिस्ट्रेशन हम पहले कर लेंगे और वो अपने आप डेटा को वेरीफाई करते रहेंगे और वहां से आपका स्कोर निकालेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बिकॉज आपको पता होगा कि नीट यूजी का स्कोर कार्ड जो आप डाउनलोड कर सकते हो वो सिर्फ और सिर्फ आप अपने लॉग इन डिटेल्स को डालकर ही मतलब कर सकते हो, ठीक है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि वो आप जो है रजिस्ट्रेशन अभी कर लो, नीट का रोल नंबर आप उनको दे दो, क्योंकि वो पासवर्ड तो ले नहीं सकते और ना आप पासवर्ड उनको दे सकते हो, है ना। तो पासवर्ड जब उनके पास नहीं है, खाली नीट का रोल नंबर है, तो वो एनटीए को कॉल करके तो बोलेंगे नहीं कि भाई ऐसा करो इन कैंडिडेट्स का मेरे को स्कोर बता दो, हम लोग यहाँ पर इनके रजिस्ट्रेशन में डाल देते हैं। तो ऐसा नहीं होता, है ना। तो रजिस्ट्रेशन आपका तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपके पास नीट स्कोर आ चुका होगा। और नीट का रिजल्ट की जो ऑफिशियल अभी डेट दी है, टेंटेटिव डेट, वो 14 जून दे रखी है। तो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वाली वीडियो में बताया था कि जो इसका रजिस्ट्रेशन है वो आपका 14 जून के बाद ही स्टार्ट होगा, यानी कि 15 से 20 जून के बीच में इसका रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा, ठीक है। बट फिर भी अगर किसी को ट्राई करना है एक बार, तो आप लॉग इन करके एक बार चेक कर सकते हो। और जिन्होंने पिछले साल एमएनएस के लिए अप्लाई करा था उनको दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर अगर आपने लाइफ में कभी भी एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया ऑफिसर्स कैटेगरी के लिए, तो फिर आप दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, आपको पुराना वाला लॉग इन डिटेल डालकर ही लॉग इन करना होगा। तो जो भी पिछले साल के कैंडिडेट है उनका भी ये बहुत बड़ा डाउट था कि रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उसमें आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रहा है, तो ऐसी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। इंडियन आर्मी के वेबसाइट पर अगर आप ऑफिसर्स कैटेगरी के लिए या किसी और कैटेगरी के लिए जैसे जेसीओ वगैरह के लिए, तो अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो वो सिर्फ लाइफ टाइम एक ही बार होता है। अगर आपको लगता है कोई चीज मुझे करेक्शन करवानी है, तो आप उनके जो कस्टमर केयर नंबर है या जो उनका कॉन्टेक्ट हेल्पलाइन नंबर है उन पर आप कॉल करके उसमें आप अपने डिटेल्स में अपना करेक्शन करवा सकते हो, अगर आपको लगता है कोई भी डिटेल गलत है, ठीक है। बिकॉज जो भी इंफॉर्मेशन आप डालोगे अपना रजिस्ट्रेशन करते टाइम, वो आपको बिल्कुल सही डालनी है। कुछ भी गड़बड़ होती है तो वो डॉक्यूमेंट जब वेरीफाई कर रहे होंगे तभी आपको बाहर कर देंगे, आपको आगे का प्रोसेस करने नहीं देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं, वापस से आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर कि अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो वो आप किस तरीके से मेरे से ले सकते हो इस चीज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक एमएनएस का गाइडेंस बैच प्लान किया है।
तो आप में से काफी सारे कैंडिडेट्स ने इस चीज के लिए रिक्वेस्ट किया कि भाई हमें जो है गाइडेंस चाहिए इस चीज के लिए, आप जो है गाइड करें। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि अगर इनफ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होंगे तो मैं सोचूंगा एक पेड बैच शुरू करने के लिए, गाइडेंस बैच शुरू करने के लिए, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग सारी डिटेल्स को एक एक करके समझने वाले हैं, इसमें क्या क्या आपको मिलेगा एंड किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को एनहांस कर पाओगे अगर आपको एमएनएस के बारे में कोई भी डिटेल नहीं पता है, ठीक है। अब आप ये सोच रहे हो कि एमएनएस के बारे में लाइक मैं आपको कैसे गाइड कर सकता हूँ, मेरे पास क्या रीजन है इसका। तो मैं ऑलरेडी जो है लास्ट ईयर भी एक कैंडिडेट जो है वो मेरे कांटेक्ट में था, ठीक है, मतलब गर्ल फीमेल कैंडिडेट थी, तो उनका सिलेक्शन भी हुआ था, ठीक है, एंड उनको स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैंने ही गाइड करा था। तो लास्ट ईयर तक देखो मैं कोई भी पेड बैचेस वगैरह रन नहीं करता था, बट क्या है कि मतलब इतनी सारी चीजें मैनेज करना इतना आसान नहीं होता कि सब कुछ जो है यूट्यूब पर डाल दिया जाए। एंड फिर होता क्या है, देखो सारी चीजें अगर आप लाइक आप फ्रीली अवेलेबल कर देते हो सबके लिए तो उसकी कोई वैल्यू भी नहीं करता, ठीक है। तो ये है कि भाई कहीं ना कहीं उसका एक्सचेंज आपको कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। तो इस वजह से लाइक इस ईयर से ही मैंने पेड बैचेस स्टार्ट किए हैं एंड इस बार जो है मैं एमएनएस के लिए भी सोच रहा हूँ कि आपके लिए गाइडेंस बैच जो वो स्टार्ट किया जाए। तो एमएनएस 2024 के लिए अगर आप प्लान कर रहे हो कि अगर आप एमएनएस में जाना चाहते हो तो आप इस गाइडेंस बैच को जो है चूज कर सकते हो, इसमें एनरोल कर सकते हो। एनरोल कैसे करना है, इसमें आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है, किस तरीके से मैं आपको गाइडेंस दूंगा, वो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो लास्ट ईयर भी मैंने एक कैंडिडेट को गाइड करा था, उससे लास्ट ईयर भी मैंने एक कैंडिडेट को गाइड करा था। तो एक कैंडिडेट आईएनएचएस मुंबई में है, एक कैंडिडेट अभी लखनऊ वाला जो कॉलेज है, ठीक है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो आपका लखनऊ में अकेडमी जो है एमएनएस की, वहां पर है, ठीक है। तो ये है कि उनसे मेरा अभी भी कांटेक्ट होता रहता है, वो मेरे साथ अभी भी टच में है, ठीक है। तो लाइक कोई भी अगर आपका डाउट होता है तो मैं डायरेक्टली उनसे जो है वो बात करके आपका डाउट रिजॉल्व भी कर सकता हूँ, तो ये अथॉरिटी मेरे पास है, ठीक है। तो ये है कि अब देख लेते हैं कि इसके फीचर्स क्या क्या है। तो पहले तो मैं बता दूं कि इसका प्रोसेस मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं प्रीवियस वाली वीडियो में किस तरीके से होता है, बट फिर भी मैं यहाँ पर आपको उसकी दोबारा से एक बार ब्रीफिंग देना चाहूंगा, ठीक है, इसका प्रोसेस किस तरीके से होता है। तो देखो होता क्या है, आपने अगर नीट एग्जाम दिया है तो आप एमएनएस यानी कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। और एमएनएस में क्या होता है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का मतलब है कि अगर आप ये प्रोसेस क्लियर कर लेते हो, ठीक है, तो आपको 4 साल का बीएससी नर्सिंग जो है वो इंडियन आर्मी की तरफ से करवाया जाएगा और 4 साल के बाद आपको जो है इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनाया जाएगा, ठीक है। ऑफिसर जो होता है इंडियन आर्मी में लाइक जो सबसे पहली रैंक यहाँ पर शुरू होती है वो होती है ल्यूटेनेंट की, ठीक है, जैसे आप लेफ्टिनेंट भी कई बार प्रोनाउंस करते हो, तो ल्यूटेनेंट बोल सकते हो या फिर लेफ्टिनेंट बोल सकते हो। यानी कि 4 साल का बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद आप एक नर्सिंग ऑफिसर होगे और एक आप आर्मी ऑफिसर भी होगे, तो दो दो एडवांटेजेस आपको यहाँ पर साथ में मिल जाते हैं, इसलिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप बीएएमएस बीएचएमएस और बीडीएस को प्रेफर करना चाह रहे हो ओवर एमबीबीएस। देखो एमबीबीएस मिल गया नीट के बेसिस पे तो बहुत अच्छा है, बट मैं नहीं मानता कि बीएएमएस बीएचएमएस या बीडीएस में उतना ज्यादा स्कोप है। उसके कंपैरिजन में अगर लाइक आप इस चीज के लिए प्रिपरेशन करते हो, इस चीज में आगे जाना चाहते हो, तो लाइक ये एक सेफ एंड सिक्योर ऑप्शन है। अगर आप इस प्रोसेस को क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद आपको कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। 4 साल आप अच्छे से अकेडमी में ट्रेनिंग लोगे, वहां पर बीएससी नर्सिंग का कोर्स करोगे एंड उसके बाद फिर जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो एज ए आर्मी ऑफिसर होगी, लेफ्टिनेंट की रैंक पर होगी या ल्यूटिनेंट की रैंक पर होगी, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा फीचर है बिकॉज यहाँ पर नर्सिंग करने के बाद आपको जॉब की भी टेंशन नहीं होती, जॉब आपकी 100% कंफर्म होती है एंड वो भी 100% गवर्नमेंट जॉब। क्लियर है, ठीक है। तो ये इसका पूरा प्रोसेस रहता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स एलिजिबल है। एंड यहाँ पर प्रोसेस कैसे होगा, जितना भी आपका नीट स्कोर आया है, ठीक है, उसके बेसिस पर आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करोगे ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे। आप फॉर्म फिलअप करोगे, फॉर्म फिलअप करते टाइम अपना नीट स्कोर वगैरह डालोगे एंड जब डेडलाइन खत्म हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन जब क्लोज हो जाएगा, उसके 3 से 4 दिन या एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है ये मेरिट लिस्ट एक रिलीज करते हैं। वो मेरिट लिस्ट क्या होता है कि जितने बच्चों ने यहाँ पर अप्लाई करा है, जितने स्टूडेंट्स ने यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा होगा एमएनएस का, उसमें उन्होंने सबने अपने नीट स्कोर डाले होंगे, उन नीट स्कोर्स को ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा नीट स्कोर वाला बच्चा जिसने एमएनएस में अप्लाई करा वो सबसे ऊपर रहेगा और जिसके सबसे कम स्कोर है नीट में और उसने अगर एमएनएस के लिए अप्लाई करा तो वो नीचे रहेगा। तो इस तरीके से ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब कि सबसे ज्यादा मार्क्स से लेके सबसे कम मार्क्स तक ये अरेंज कर लेते हैं और उसमें लाइक ये फिक्स नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को क्या करते हैं, इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर इनके पास टोटल जो सीट्स हैं, देखो टोटल सीट्स मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं, तो टोटल जो सीट्स हैं यहाँ पर एमएनएस की वो है 220, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो टोटल जो सीट्स हैं
यहाँ पर आप देखोगे 220 सीट्स हैं, ठीक है। अलग अलग कॉलेजेस में टोटल आपके 6 कॉलेजेस हैं। यहाँ पर एक आपका एएफएमसी है, फिर कोलकाता में है, फिर मुंबई में है, न्यू दिल्ली में है, लखनऊ में है, बेंगलुरु में, ठीक है। तो टोटल 220 सीट्स हैं। तो लाइक ये एक एस्टिमेट लेके चलते हैं कि भाई हम क्या करेंगे, ये जितनी हमने सीट रखी है इससे हम 20 गुना ज्यादा कैंडिडेट्स को बुलाएंगे एंड उसमें से शॉर्टलिस्टिंग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि 20 गुना होंगे या 15 गुना होंगे या 30 गुना होंगे या 40 गुना होंगे। मतलब ये क्या करते हैं, एक मल्टीपल सेट कर लेते हैं। जैसे मान लो 220 है, 220 टोटल सीट है, तो इन्हें लगता है कि भाई हम क्या करते हैं 20 टाइम कैंडिडेट्स को कॉल कर लेते हैं। 20 टाइम का मतलब क्या हो गया, 20 टाइम का मतलब हो गया कि 220 को जब आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 4400, 4400, ठीक है, 4400 आ जाएगा। तो 4400 कैंडिडेट्स को मान लो इन्होंने शॉर्टलिस्ट कर लिया। अब देखो ये एक्चुअल डेटा नहीं है कि 20 टाइम्स ही करते हैं 15 टाइम्स करते हैं, वो उनकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि लाइक वो किस तरीके से प्रोसेस को कंडक्ट करेंगे और कितने कैंडिडेट्स को बुलाएंगे। तो ये क्या करेंगे, इतने कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं जो टॉप इतने आएंगे। मतलब जब इन्होंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में मार्क्स को अरेंज कर लिया, कैंडिडेट्स को अरेंज कर लिया, इन्होंने बोला कि हम क्या करते हैं, मान लो 3000 कैंडिडेट्स को बुलाते हैं, तो 3000 टॉप के जो कैंडिडेट्स हैं उनका कॉल अप लेटर आ जाएगा इंटरव्यू एंड मेडिकल प्रोसेस के लिए। अब ये जो इंटरव्यू एंड मेडिकल प्रोसेस होता है ये 3 से लेके 5 दिन का होता है। अगर आप इसको अच्छे से क्लियर कर लेते हो, वहां पर अगर आप मेडिकली फिट हो जाते हो, आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है, उसके बाद वहां पर भी आपको कुछ स्कोर मिलता है इंटरव्यू, और आपका एक टेस्ट होता है जिसको हम TOGIGA के नाम से जानते हैं। ये TOGIGE जो होता है ये एक सीबीटी मोड में एंट्रेंस एग्जाम, मतलब एक टेस्ट होता है, ठीक है। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं जनरल इंटेलिजेंस और जनरल इंग्लिश के, ठीक है। ये टीओ का मतलब है टेस्ट ऑफ, और जीआई का मतलब है जनरल इंटेलिजेंस, जीई का मतलब है जनरल इंग्लिश। तो इसके टोटल आपके 40 क्वेश्चंस होते हैं और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी कि 80 मार्क्स का ये आपका पेपर यहाँ पर रहता है। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.5 मार्क्स की रहती है, इसलिए पेपर ये आपको बहुत ध्यान से करना होता है। तो टीओजीआई वाला जो टेस्ट होता है सीबीटी टेस्ट, इसके मार्क्स, आपके नीट के मार्क्स, और आपका जो इंटरव्यू हुआ है उसके मार्क्स, ये तीनों के मार्क्स एड अप करके फिर क्या होता है, आपकी फाइनल मेरिट बनती है। और अगर उस फाइनल मेरिट में आप 220 तक आ जाते हो तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पर आपको प्रोसेस मैंने ब्रीफ कर दिया वापस से। अब बात करते हैं कि इसकी प्रिपरेशन आपको कैसे करने को मिलेगी यहाँ पर। लाइक अगर आप इस बैच में एनरोल करना चाहते हो तो क्या क्या फीचर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो अब मैं बताऊं कि जनरल इंटेलिजेंस और जनरल इंग्लिश का ये टेस्ट होता है, ये भी आपका बहुत ज्यादा मैटर करता है वहां पे। आप इसको भी हल्के में बिल्कुल ना लें, क्योंकि इसके मार्क्स भी जो है आपकी मेरिट लिस्ट को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है। बाकी नीट का स्कोर तो है ही, लेकिन नीट के स्कोर के साथ ये सीबीटी और इंटरव्यू के मार्क्स बहुत बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। तो इस पर भी आपको अपना बेस्ट देना होगा, ठीक है। तो जो आपका सीबीटी टेस्ट होता है, इसमें क्या होता है, जो जनरल इंटेलिजेंस और जनरल इंग्लिश है, आप कह सकते हो कि टोटल 40 क्वेश्चंस हैं। तो जनरल इंटेलिजेंस के जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो लगभग 20 क्वेश्चंस होंगे, और इसी तरीके से जो जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे वो भी आपके 20 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो जनरल इंटेलिजेंस में बेसिकली क्या आता है, इसमें जीके के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, और करंट अफेयर्स हो सकते हैं। करंट अफेयर्स मतलब कि जो आजकल चल रहा है देश दुनिया में, जो आजकल चल रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया जनरल इंटेलिजेंस का आपका सिलेबस। एंड उसके बाद होता है आपका इसमें जनरल इंटेलिजेंस में यह हो गया, और इसके साथ साथ आपके रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं। मतलब ऐसा होता है कि 12 से लेके 15 क्वेश्चंस आपके जीके और करंट अफेयर्स वगैरह के रहते हैं, और 5 to 8 क्वेश्चंस आपके जो है वो आपके रीजनिंग के रहते हैं, जो कि काफी बेसिक रीजनिंग होती है। आगे बात समझ में। एंड इसी तरीके से जनरल इंग्लिश में क्या आता है, लाइक आपके जो ग्रामर वाला पोर्शन होता है, ठीक है, जैसे कि क्लोज टेस्ट हो गया, ठीक है, जैसे कि फिलिंग द ब्लैंक्स हो गए, उसमें आपको फिल करना होता है, एरर्स हो गए, पैरा जंबल वर्ड्स हो गए, ठीक है, या जंबल वर्ड्स कह सकते हो, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस कह सकते हो, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स हो गए, ठीक है। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चन जनरल इंग्लिश में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका 40 क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जीके में ये सारे टॉपिक्स होंगे, इसके साथ आपका करंट अफेयर्स भी होता है, ठीक है। और साथ में क्या होगा, जनरल इंटेलिजेंस में रीजनिंग भी होगी, रीजनिंग, ठीक है। और उसके बाद इंग्लिश में मैंने आपको बता दिया ग्रामर के टॉपिक्स होते हैं। आगे बात समझ में। तो यहाँ पर जो है ये तीनों चीजें आपको जो है, मतलब ये तीनों जो अलग अलग पोर्शन है, जीके का, रीजनिंग का और इंग्लिश का, और साथ में करंट अफेयर्स भी, लाइक ये 4 सेक्शंस आप कह सकते हो जो आपको प्रिपेयर करने होंगे अपने TOGIGE के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। और ये जब सेक्शंस को आप प्रिपेयर करोगे तो इससे कुछ क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं। लाइक करंट अफेयर्स है, लाइक कोई भी आपसे टॉपिक पूछ सकते हैं वो इंटरव्यू में कि क्या आपको इस चीज के बारे में पता है या नहीं है। बिकॉज लाइक करंट अफेयर आपका स्ट्रांग होगा तो लाइक उन्हें लगेगा कि ये जो कैंडिडेट हमारे सामने बैठा है ये इसको अपने आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में अवेयरनेस है,
तभी आपका एक पॉजिटिव पॉइंट वहां पर डेवलप होगा, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ प्रोसीड करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ये सीबीटी एग्जाम के लिए नहीं बल्कि आपके इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, तो मैं देखो आपको यहाँ पर क्या दूंगा, लाइक ये जो गाइडेंस बैच इसमें रहेगा, इसमें हमारे लगभग लगभग 8 से 10 सेशंस रहेंगे। ठीक है, 8 से 10 क्या रहेंगे, सेशंस रहेंगे, जिसको मैं जूम ऐप पर लूंगा। ठीक है, जूम ऐप पर लूंगा। अब आप ये सोचो कि ये सारी चीजें मैं आपको अगर पढ़ाने वाला हूं कि हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, पॉलिटी पढ़ाऊंगा, तो देखो ऐसा नहीं होगा। ये जो जितना भी कंटेंट है, लाइक इसके जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, या जो आपको कंटेंट चाहिए या वीडियो लेक्चर्स वगैरह चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपको जो मतलब शॉर्ट एंड कंसाइज हो, जहां से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसे लेक्चर्स मैं आपको भेजूंगा। एंड सेशंस में हम लोग इसी चीज के ऊपर डिस्कशन भी करेंगे कि लाइक आपका परफॉर्मेंस किस तरीके से चल रहा है, आपको कितनी चीजें समझ आ रही है, कितनी चीजें समझ नहीं आ रही। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग के भी लाइक मैं आपको कुछ ऐसी लेक्चर्स भेजूंगा जिसमें क्या हो, मतलब आपको अगर कुछ हेल्प चाहिए होगी रीजनिंग वगैरह में, या कुछ भी जीके वगैरह में चाहिए, तो लाइक डाउट्स वगैरह आप पूछ सकते हो मेरे से सेशन के टाइम पे। लेकिन क्या है कि आपको पढ़नी सारी चीजें खुद ही होंगी। ठीक है, उसको लाइक कोई पढ़ाने आने वाला नहीं है। तो ये है कि मैं आपको जो भी कंसाइज लेक्चर्स हैं, या जो भी कंसाइज इसके क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको कहां से प्रैक्टिस करने हैं, इन सब चीजों के लिए मैं आपको गाइडेंस दूंगा। ठीक है, मैं आपको सारी चीजें प्रोवाइड करूंगा, लेकिन पढ़ने का काम जो वो सिर्फ आपका होगा। ठीक है, तो जीके आपको खुद से पढ़ना है, रीजनिंग आपको खुद से पढ़ना है, इंग्लिश के ग्रामर टॉपिक्स आपको कौन कौन से सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और कैसे कैसे पढ़ने हैं, वो सारी चीजें मैं आपको इन सेशंस में बताऊंगा। तो ये तो अपना खाली सीबीटी वाला पार्ट हो गया। तो इतना ही खाली मैटर नहीं करता, उसके बाद मैटर क्या करता है, आपका इंटरव्यू। बहुत इंपॉर्टेंस रखने वाला जो पार्ट है यहाँ पर वो इंटरव्यू है, क्योंकि अगर इंटरव्यूअर को लगा कि भाई सीबीटी में चलो इसके मार्क्स अच्छे हैं, नीट में भी मार्क्स अच्छे हैं, तो उससे काम नहीं चलेगा। क्योंकि जब तक इंटरव्यू अपने नॉड नहीं देगा, यानी कि जब तक इंटरव्यूअर जो है वो अपना सिर नहीं हिलाएगा इस चीज के लिए कि भाई इस कैंडिडेट को आगे भेजना है नहीं भेजना, तब तक आपका सिलेक्शन यहाँ पर नहीं हो सकता। तो ये है कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। तो इंटरव्यू के लिए जो जो क्वेश्चंस पॉसिबल हैं, जो जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस की हम लोग इस सेशंस के अंदर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, एंड जनरली क्या होता है, इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपसे रिलेटेड ही ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, थोड़े बहुत करंट अफेयर्स या साइंस के क्वेश्चंस होते हैं उसमें, लेकिन जनरली जो ये क्वेश्चंस पूछते हैं वो आपको टारगेट करते हुए पूछते हैं, यानी कि आप और आपकी फैमिली और आपके फ्रेंड्स, आपका स्कूल, आपका कॉलेज, जो भी चीजें आप कर रहे हो। ठीक है, तो लाइक क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते हैं, क्या क्या अप्रोच आपकी यहाँ पर आंसर करने के लिए उसको होनी चाहिए। जैसे अगर आपसे पहले एक क्वेश्चन ये पूछ ले जाए कि एमएनएस आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। ठीक है, आप नीट के लिए एक और ड्रॉप क्यों नहीं लेना चाहते, अगर आपका सपना डॉक्टर बनने का था, तो आप नीट के लिए एक और ड्रॉप क्यों नहीं लेना चाह रहे, आप एमएनएस में क्यों जाना चाह रहे हो। तो लाइक इस टाइप के क्वेश्चन अगर जनरली आपसे अचानक से पूछ ले जाएंगे, तो मे बी ऐसा हो सकता है कि आप इनका आंसर प्रॉपरली ना दे पाओ। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को आपको ऑलरेडी प्रिपेयर करके जाना होगा, जो कि बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन जब ये अचानक से किसी से पूछ ले जाते हैं, तो वहां पर जो है आपका मोटिवेशन डाउन हो सकता है, अगर आप इन क्वेश्चंस को सही से आंसर नहीं कर पाते हो। तो इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लाइक अपने बारे में ज्यादा अच्छे से नहीं पता, तो फिर आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ठीक है, वो आपसे क्वेश्चंस ऐसे पूछेंगे कि भाई जो आपके फ्रेंड्स हैं, वो फ्रेंड्स जो है वो आपको क्यों पसंद करते हैं। तो लाइक अभी अगर मैं ये पूछूं, तो आप अभी सोचने लग जाओगे, 10-15 मिनट लग जाएंगे आपको सोचने के लिए कि क्यों करते हैं, रीजन ढूंढने में। मैंने पूछा कि 5 पॉइंट मेरे को ऐसे बता दो जो आपको अपने फ्रेंड, मतलब जो आपके फ्रेंड्स आप में पसंद करते हैं, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, या उन्होंने पूछ लिया कि भाई अगर आप जो है एमबीबीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे थे नीट के थ्रू, तो आप इसमें क्यों जाना चाहते हो, तो आप वही बोलोगे कि भाई कंट्री को सर्व करना है, ऐसा ऐसा करना है। लेकिन उसके बाद आपके क्रॉस क्वेश्चन से काउंटर क्वेश्चन भी हो सकते हैं, जिसके लिए आपको फिर से रेडी रहना होगा। अगर आपने कहा कि मेरे को जो है कंट्री के लिए सर्व करना है, मेरे को आर्मी ज्वाइन करना है, तो वो पूछेंगे कि भाई आर्मी ज्वाइन करने के लिए तो बहुत सारे और भी ऑप्शंस थे। ठीक है, क्या आपने एनडीए के लिए ट्राई नहीं करा, नेशनल डिफेंस एकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए ट्राई नहीं करा। ठीक है, या फिर जो है आपने मैथ्स नहीं लिया, ठीक है, या फिर बायो आपने लिया, तो मैथ्स अगर आप लेते तो आपके पास एनडीए, सीडीएस और बाकी सारे बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते आर्मी में जाने के लिए। ठीक है, लाइक सीडीएस क्लियर करके आप ओटी ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी जा सकते थे। ठीक है, तो ऐसे टाइप के काउंटर क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इन्हीं क्वेश्चंस के लिए आपको प्रिपेयर करवाया जाएगा। ठीक है ना, तो लाइक बेसिक जितनी भी चीजें आपको अपने बारे में पता होनी चाहिए। क्लियर है, या फिर आपका कोई यंगर ब्रदर है, यंगर सिस्टर है, या एल्डर सिस्टर है, और एल्डर ब्रदर है, तो आपका उसके साथ कैसा रिलेशन है, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, या फिर आपको लाइक क्वेश्चन ऐसा दिया कि आपके पेरेंट्स जो है वो आप पर कितना ट्रस्ट करते हैं,
लाइक अगर कोई भी वो इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हैं तो क्या वो आपको उसमें अपना पार्ट बनाते हैं या नहीं बनाते, क्या वो आपकी गाइडेंस लेते हैं उसमें या नहीं लेते। ठीक है, तो अगर लेते हैं तो क्यों लेते हैं, क्या ऐसी आपके पास खास बात है, क्यों आपके ऊपर वो इतना ट्रस्ट करते हैं। तो लाइक ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी होंगी। ठीक है, तो बात ये है कि अगर आप इन सब चीजों के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर करके नहीं जाओगे तो वहां पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। एंड देखो क्या होता है यहाँ पर इंटरव्यू में, वैसे तो क्या है कि देखो मैंने कुछ मतलब एक दो कैंडिडेट मेरे को पता भी है जो अभी मतलब अकेडमी में ही है। एंड देखो यहाँ पर कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमें इंग्लिश में ही बात करनी पड़ेगी। तो देखो ऐसा बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, बट ये है कि आपको ट्राई करना पड़ेगा इंग्लिश में बात करने के लिए अगर आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हो और आपको प्रोनाउंसिएशन में इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो हिंदी मीडियम के कैंडिडेट्स को सेलेक्ट नहीं करते, या फिर अगर आप उनको उनके सामने हिंदी बोल दोगे तो फिर वो आपको लेंगे नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये मिथ आपके दिमाग में तो उसको निकाल देना। बट ये है, वो ये देखते हैं कि भाई चलो ठीक है, आप अगर हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हो तो आप कोशिश कर रहे हो इंग्लिश में कम्युनिकेट करने की, वो चीज वो देखते हैं। ठीक है, जो कि एक पॉजिटिव फैक्टर है। आगे बात समझ में। और यही सारी चीजें हैं कि लाइक आपको पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाना है, मोटिवेटेड रहना है, ठीक है, होपलेस वहां पर नहीं होना। और बात यह कि सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने पास ज्यादा से ज्यादा रखना है। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तो फिर आपको कोई भी जो है यहाँ पर डरने की बात नहीं है। अगर वहां पर आप जो है इंटरव्यूअर को देख के डर जाते हो कि भाई ये तो मेरे साथ क्या ही कर देंगे, क्या ही क्वेश्चन पूछ लेंगे, मेरे तो दिमाग के ऊपर से चला जाएगा। भाई देखो ऐसा होता है कि कोई भी 100% इंटेलिजेंट नहीं होता। तो अगर लाइक आप एक कुछ क्वेश्चंस का आंसर नहीं भी दे पाते तो सिंपली आप बोल सकते हो कि सर इसके बारे में मेरे को नहीं पता। अगर मान लो उन्होंने करंट अफेयर का कोई भी टॉपिक पूछ लिया, ठीक है, मान लो उन्होंने पूछ लिया कि भाई ये बताओ कि जो गगनयान मिशन है या चंद्रयान मिशन है उसके बारे में आप 3-4 पॉइंट्स बताओ। तो लाइक नहीं पता तो आप उनको सीधे बोल सकते हो कि हाँ मेरे को इस चीज के बारे में ज्यादा मतलब नॉलेज नहीं है। ठीक है, बट ये है कि आपको अपने बारे में सबसे ज्यादा पता होना चाहिए, अपने बारे में। क्योंकि आप अगर अपने बारे में खुद मतलब नहीं जान पाए, ठीक है, अगर उनके सामने ऐसा शो हो गया कि आप अपने बारे में नहीं जान पाए, तो फिर जो है वो उस चीज को अच्छा नहीं मानेंगे। बट ये है कि लाइक आपको अब वो अगर जो भी आपसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं ये देखते हैं कि भाई आप खुद को अपने बारे में बहुत अच्छे से जानते हो, तो इसका मतलब है कि आप आगे जाके किसी और को भी बहुत अच्छे से जान सकते हो एंड आगे जो है आप लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऐसे टाइप के जो भी इंटरव्यूअर जो आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इनके लिए हम लोग प्रिपेयर करेंगे। आगे बात समझ में, तो मैं आपको क्वेश्चंस दिया करूंगा एंड उसके आंसर्स आपको खुद से लिखने होंगे एंड जहां पर भी कोई चीज करेक्शन करने वाली होगी वो मैं आपको बताऊंगा। आगे बात समझ में, तो बात यहाँ पर यह है कि इंटरव्यू क्वेश्चंस में सिर्फ आपको यहाँ पर इंट्रोस्पेक्ट करना है। ठीक है, आपको यहाँ पर सिर्फ इंट्रोस्पेक्ट करना है, मतलब अपने अंदर झांक के देखना है। ठीक है, तो ये चीज जो है वो आपको करनी है। और उसके बाद मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए गाइडेंस दूंगा कि लाइक क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको लेके जाने होंगे, बिकॉज अगर डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी कमी वहां पर रहती है तो फिर आपकी एंट्री गेट से अंदर नहीं होगी। क्योंकि गेट पर जाने के बाद जहां पर आपका जो बेस हॉस्पिटल है दिल्ली कैंट में, वहां पर जब आपकी एंट्री होने वाली होती है तो सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स की ही चेकिंग होती है। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होंगे तो आपको गेट से ही बाहर भेज दिया जाएगा, फिर वहां पर कोई भी अदर ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, एंड उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर फिजिकल टिप्स। फिजिकल टिप्स का मतलब ये है कि लाइक अगर आपका वेट थोड़ा ज्यादा है उसको कम कैसे करना है, ठीक है, या किस किस चीज का ध्यान रखना है, आपको डाइट वगैरह का कैसे ध्यान रखना है, ये सब चीजों पर भी हम थोड़ी थोड़ी बातें कर लेंगे। ठीक है, बट ये है कि वेट आपका ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर ज्यादा है तो उसको आपको कम करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप मेडिकल में बाहर हो जाओगे। आगे बात समझ में, तो यहाँ पर जो है ये आपको प्रॉपर यहाँ पर इस तरीके की गाइडेंस मिलने वाली है। और एक चीज मैं बता दूं कि इस बैच को एनरोल कौन कर सकता है। तो भाई नीट में अगर आपके 370 से ऊपर मार्क्स है तभी आप इसको एनरोल करना, बिकॉज मैं ये मानता हूँ कि 370 से ऊपर आपके चांसेस है। वैसे तो देखो सेफ स्कोर आपका 420 से 430 है जिसके ऊपर आपकी शॉर्टलिस्टिंग होगी। ठीक है, बट ये है कि 370 वालों के भी चांसेस हो सकते हैं शॉर्टलिस्ट होने के। तो इसीलिए मैंने 370 का स्कोर रखा है। अगर आपका इसके ऊपर स्कोर हो तभी आप इसमें एनरोल करें। अगर मान लो 250 स्कोर है, 300 स्कोर है तो एनरोल ना करें, बिकॉज मेरे को भी पता है कि उसमें शॉर्टलिस्टिंग आपकी बहुत मुश्किल से होगी। और शॉर्टलिस्टिंग अगर मान लो हो भी गई गलती से तो फिर फाइनल सिलेक्शन में बहुत प्रॉब्लम होगी, वहां पर आपका मेरिट इन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो 370 से ऊपर जिसका नीट में स्कोर है वही कैंडिडेट सिर्फ इसको ज्वाइन करें, इससे नीचे वाला ना ज्वाइन करें, क्योंकि फिर मैं मानता हूँ वो फिर आपके लिए टाइम वेस्ट है और आपके पैसे भी खराब करने वाली बात है। तो मैं नहीं चाहता कि फालतू में आप इसमें ऐड हो, एनरोल करो, फी पेमेंट करो, अपना टाइम वेस्ट करो, बिकॉज उसमें फिर मेरे को चांसेस नहीं लगते। ये मेरा खुद का मतलब परसेप्शन है। अगर लाइक आपको लगता है अपनी तरफ से तो आप प्रिपेयर कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट मैं ऐसा मानता हूँ कि 370 से ऊपर लाइक मेरे को लगता है कि शॉर्टलिस्टिंग होगी, उससे नीचे मेरे को नहीं लगता कि अगर होगी। और अगर हो भी गई तो फिर फाइनल मेरिट में आप नहीं आ पाओगे, उसमें आपको बहुत कंपटीशन होता है।
क्योंकि फाइनल मेरिट जो होती है उसमें मैं मानता हूँ कि भाई कम से कम जो है 420 430 से ऊपर जो स्कोर कम से कम होना चाहिए अगर आपको फाइनल मेरिट में जाना है। आगे बात समझ में, तो ये रहेगा। अब ये जो बैच है गाइडेंस बैच, इसका जो प्राइस रहेगा ₹499 है। एंड मैंने बता दिया इसमें आपके 8 से 10 सेशंस होंगे। अगर मेरे को लगेगा कि भाई कुछ सेशंस ज्यादा लेने हैं तो वो भी मैं ले लूंगा, ठीक है। तो जूम पर ही अपने सेशंस होंगे, लगभग 40 मिनट्स के आसपास के सेशन होंगे, 30 to 40 मिनट्स के। एंड 8 से 10 सेशंस में मैं आपको ये सारी चीजें जो है वो कवर करवा दूंगा, कहाँ से क्या पढ़ना है, आपको कंटेंट में प्रोवाइड कर दूंगा, क्वेश्चंस आपको बता दूंगा कहाँ से प्रैक्टिस करना है, ये सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। और देखो पढ़ना और मतलब हार्डवर्क करना ये सारा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप जो है इस चीज के लिए मेरे को ब्लेम नहीं कर सकते अगर आपने हार्डवर्क या सेल्फ स्टडी नहीं करी। सेल्फ स्टडी आपको खुद से करनी है, अपने ऊपर आपने खुद से ध्यान देना है, इंटरव्यू के लिए आपने खुद से प्रिपेयर करना है, बस मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसी गाइडेंस का ये चार्ज है जिसके लिए आप बैच में एनरोल करोगे। तो 8 से 10 सेशंस इसके रहेंगे, ठीक है, जिसमें मैं आपको गाइड करूंगा। एंड मुझे लगेगा कि कुछ चीजें अगर मिस हो रही हैं तो 2-3 सेशंस अगर ऊपर भी चले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और इसका जो टाइमिंग रहेगा वो लाइक इवनिंग के टाइम पे रहेगा। और ऐसा भी जरूरी नहीं कि रेगुलर होंगे सेशन, जैसे मान लो आज ले लिया फिर एक दिन बाद ले लिया, ठीक है, तो कभी भी जो है सेशंस आपके हो जाएंगे। बट ये है कि कोशिश हम ये करेंगे कि इसको जो है 15 दिन के अंदर अंदर कवर अप कर लें, ताकि आप जो है सारी चीजों को समझ लो एंड अपनी तैयारी उसके अकॉर्डिंग करते रहो। क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो है मई तक का टाइम है, ऐसा समझ के आप चलो, ठीक है। तो अभी जो है एनरोलमेंट्स आने देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है मैं आपको ग्रुप में ऐड करूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में, जो कि हमारा एक प्राइवेट ग्रुप होगा इस गाइडेंस बैच के लिए। तो उस ग्रुप में ऐड होने के बाद जो है मतलब जब कुछ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, लाइक मेरे को लगता है कि मतलब जितने भी हैं, तो उसके बाद मैं आपको डेट बता दूंगा जब से हमको सेशन स्टार्ट करने होंगे, ठीक है। तो सेशन में जहां तक है इसको स्टार्ट जहां तक मतलब करूंगा, आप ये मान सकते हो कि 15 से 16 या 15 से 18 के बीच में, 15 से 18 मई के बीच में आपके सेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो है रजिस्ट्रेशन आप जो है सिर्फ 16 मई तक ही कर सकते हो, ठीक है। 16 मई 2024 तक इसकी डेट रखते हैं, बिकॉज आगे बढ़ाने का इसको कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो 16 मई तक अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन में क्लोज कर दूंगा। वो इसलिए भी क्योंकि फिर उसके बाद 17 18 या 20 मई से अगर हम अपने सेशंस को स्टार्ट करेंगे तो फिर ये है कि बीच में अगर कोई आता है, बीच में अगर कोई एनरोल करता है तो फिर इसको कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो 16 मई जो है वो इसकी डेडलाइन रखते हैं। तो किसी को भी रजिस्ट्रेशन करना है 16 मई 2024 तक कर सकता है। अगर आपको कोई इसके रिगार्डिंग बैच के रिगार्डिंग डाउट है तो ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, इस पर आप डायरेक्टली मेरे को मैसेज कर सकते हो, ठीक है। बाकी कोई डाउट होगा नहीं, सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से समझा दी हैं। एंड यहाँ पर जो है आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा, तो एक गूगल फॉर्म का लिंक आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिलेगा, ठीक है। नीचे जाओगे, इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन जो है, कमेंट सेक्शन में एक लिंक होगा जो कि एक गूगल फॉर्म का लिंक होगा। वो पिंड कमेंट में होगा, वो कमेंट मैंने पिन कर रखा है, ठीक है। तो वो पिंड कमेंट को आप ओपन करोगे, गूगल फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा, वहां पर साइन इन का ऑप्शन आएगा, ठीक है। वहां पर क्या आएगा, साइन इन का ऑप्शन आएगा। साइन इन क्या करना है, साइन इन का मतलब है वहां पर आपको अपनी जीमेल आईडी लॉग इन करनी होगी। जीमेल आईडी लॉग इन करने के बाद आप उस फॉर्म को फिलअप करोगे। फॉर्म फिलअप करने के बाद जो है सबसे पहले मतलब फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको पेमेंट कर लेनी होगी, क्योंकि फॉर्म फिलअप करने के बाद जो है आपको वहां पर स्क्रीनशॉट जो अपलोड करना होगा पेमेंट का, ठीक है। तो पेमेंट के लिए जो यूपीआई आईडी है वो आपको यहाँ पर दी है, और बाकी जो पेमेंट के लिए क्यूआर कोड है वो मैं अपने ये गूगल फॉर्म में अटैच कर दूंगा। तो यूपीआई आईडी आप देख सकते हो, शिखर792@पेटीएम, ये मेरी यूपीआई आईडी है। इसमें जो अकाउंट होल्डर का नेम आएगा वो शिखर सक्सेना करके आएगा, ठीक है। शिखर सक्सेना करके ये अकाउंट होल्डर का नेम आएगा। तो इस पर आपको पेमेंट करनी है, 499 रुपीज की पेमेंट है, ठीक है। और गूगल फॉर्म जो है तभी आप फिल करना जब आप अपनी पेमेंट कंप्लीट कर लोगे। तो पेमेंट कंप्लीट करने के बाद ये जो लिंक है गूगल फॉर्म का ओपन करना, ओपन करने के बाद साइन इन करना अपनी जीमेल आईडी को यूज करके। उसके बाद जो भी आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका नीट यूजी का रोल नंबर क्या है, ठीक है, फादर्स नेम क्या है, रेजिडेंस आपका प्लेस ऑफ रेजिडेंस कहाँ है, यानी कि कहाँ से आप बिलोंग करते हो, किस जगह से, वो सारी चीजें आपको वहां पर फिल करनी होगी। और फिल करने के बाद जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट होगा वहां पर अपलोड करने का एक ऑप्शन आएगा, वो पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो अपलोड कर देना होगा। और अपलोड करने के बाद आपको फाइनल सबमिट कर देना होगा, ठीक है। फाइनल सबमिट करने के बाद जो है आपको मेल पर ही 2 से 3 दिन के अंदर जो है लिंक आ जाएगा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का। तो लिंक अगर नहीं भी आता तो प्लीज जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, मैं किसी को बिना ऐड करे जो है बैच स्टार्ट नहीं कर दूंगा, ठीक है। तो इसकी टेंशन आप बिल्कुल भी ना ले, 2 से 3 दिन के अंदर जो है आपको लिंक भेज दिया जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो इस टेलीग्राम आईडी पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आई होप सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो लाइक अगर आपको लगता है मतलब ट्रस्ट है मेरे ऊपर तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। देखो आपको अगर ट्रस्ट नहीं है तो लाइक आप चैनल पर चले जाना, एंड कहीं पर भी लाइक आपको इस टाइप का फ्रॉड वगैरह लगता है
कि भाई इन्होंने पैसे ले लिए एंड उन्होंने कुछ कराया नहीं है, ऐसा कुछ भी है तो चैनल पर आप कहीं पर चले जाना, मतलब देख लेना कमेंट सेक्शन वगैरह, बिकॉज देखो कोई गलत काम करेगा तो इसको बारे में जो है 1000 लोग होते हैं बोलने वाले, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं उस चीज का प्रूफ मिल जाएगा। तो अगर आपको 100% मेरे ऊपर ट्रस्ट हो तभी इसको ज्वाइन करना, अदरवाइज लाइक मैं आपसे फोर्स नहीं कर रहा कि इसको ज्वाइन करो। एंड एक चीज मैं बता दूं कि यहाँ पर जो फीस आपकी रहेगी वो नॉन रिफंडेबल होगी। मतलब ये कि बैच को ज्वाइन करने के बाद प्लीज ऐसा कुछ भी ना बोले कि मैं अब इसकी तैयारी नहीं कर रहा हूँ तो आप मेरी फीस वापस कर दो, बिकॉज ऐसा होता है कि लाइक जब कोई कैंडिडेट ऐड हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें अरेंज करनी होती है, ठीक है। तो फीस आपकी नॉन रिफंडेबल रहेगी, जब आप पूरा 100% अपना मन बना लो, ट्रस्ट करो, तभी आप इसमें पेमेंट करना एंड इसको ज्वाइन करना, ठीक है। तो मैंने अब बता दिया यहाँ पर लगभग जो है अपना 17 से लेके 18 मई के बीच में हम लोग पहला सेशन जो वो उसका स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद कोई भी डाउट रह जाता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या फिर मेरे को टेलीग्राम आईडी पर भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ गए होंगे एंड लाइक आपको लगता है कि भाई एमएनएस ज्वाइन करना है तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो एंड पूरा ट्रस्ट जब आपको हो मेरे ऊपर तभी आप इसको ज्वाइन करना, अदरवाइज कोई भी यहाँ पर किसी के लिए इस टाइप की मतलब कोई भी फोर्स नहीं कर रहा है आपको, ठीक है। और बाकी जो भी डाउट है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, और भी जो उसके बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएंगे उसके बारे में मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।